Dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our remaining post-operative complication. This is the last class about the peri-operative nursing care. After that, we are going to discuss about some important question. आइए आज की क्लास शुरू करते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में हमने सबसे पहले देखा था कि पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से थे. सबसे पहले हमने स्टडी किया था निमोनिया एंड एटिलैक्टेसिस. नेक्स्ट हमने देखा था हाइपोक्सीमिया. नेक्स्ट हमने देखा पल्मोनरी एम्बोलिज्म. उसके बाद हमने देखा था हेमरेज. फिर हमने देखा शॉक के बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हमने स्टडी किया. कल की क्लास में हमने पढ़ा था यूरिनरी रिटेंशन. यूरिनरी रिटेंशन के बाद हमने पढ़ा था कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन के बाद में हमने पढ़ा था पैरालाइटिक इलियत. यहाँ तक अब तक हमने पढ़ लिया. अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा. ठीक है, तो आइए आज के रिमेनिंग जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है उनको हम स्टडी करना शुरू करते हैं. उसके बाद आज हम पढ़ेंगे वुंड इन्फेक्शन. वुंड इन्फेक्शन के बाद पढ़ेंगे वुंड डिसेंशन और उसके बाद पढ़ेंगे वुंड एविशिरेशन पढ़ेंगे. तो ये सारे 3 टॉपिक बचे हुए. इन तीनों पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन को हमें आज की क्लास में कवर करना है. नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर से रिलेटेड, जो मोस्टली अपकमिंग एग्जाम से आने के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में उनको पूछा जा चुका है. ठीक है, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं. फर्स्ट वन, वुंड इन्फेक्शन. अब वुंड इन्फेक्शन क्या है देखिए. वुंड इन्फेक्शन में है कि इन्फेक्शन में बी कॉज बाय द पुअर असेप्टिक टेक्निक. जो सर्जिकल वुंड है वहाँ पर क्या हो गया, इन्फेक्शन हुआ है. जो भी सर्जिकल वुंड था, जहाँ इंसिजन साइट थी, जो भी सर्जरी के दौरान जो इंसिजन साइट थी जहाँ पे पर्टिकुलरली ऑपरेट किया गया था, जो भी ओपनिंग बनाई थी सर्जन ने, ठीक है, जो ओपनिंग जहाँ से इंसाइज किया गया था, कट लगाया था, चीरा लगाया था, वहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है. ठीक है, अब वो वहाँ पर वुंड इन्फेक्शन हो रहा है. तो वो वुंड इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, तो देखिए वो वुंड इन्फेक्शन होने के रीजंस क्या हैं. देखो, इन्फेक्शन में भी कोज बाय द पुअर असेप्टिक टेक्निक. एक तो रीजन हो सकता है कि पुअर असेप्टिक टेक्निक हो. ठीक है, उसकी वजह से. असेप्टिक टेक्निक का मतलब है कि जब भी आप सर्जरी कर रहे थे उस दौरान कोई असेप्टिक टेक्निक्स का यूज नहीं किया गया. जब आप सर्जरी जब वुंड को क्लोज कर रहे थे उस टाइम पे नहीं किया गया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन है कंटामिनेटेड बिफोर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन. मतलब जैसा कि नॉर्मली क्या होता है, जब भी सर्जन ऑपरेट करना शुरू करते हैं उससे पहले 2 सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास इंट्रा ऑप फेज के अंदर, जिनसे हम जो भी ऑपरेटिव साइट है उसको क्लीन किया जाता है. उसके चारों तरफ का एरिया, ठीक है, अच्छा मार्जिन लेके उसके चारों तरफ का एरिया क्लीन किया जाता है. उसको फर्स्ट वन होता है, उसको बोलते हैं हम स्क्रब. ठीक है, स्क्रब में शॉप और बिटाडीन का कॉम्पोजिशन होता है, बिटाडीन का कॉम्बिनेशन होता है. शॉप और बिटाडीन का कॉम्बिनेशन होता है, उसे बोलते हैं स्क्रब. ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 7.5. ठीक है, 7.5% इसके अंदर इसकी स्ट्रेंथ होती है. नेक्स्ट फर्स्ट वन हम करेंगे किसके साथ, स्क्रब के साथ. नेक्स्ट हम करेंगे 5% स्ट्रेंथ के साथ जो बिटाडीन आती है उसके साथ हम उससे करेंगे क्लिनिक. तो फर्स्ट वन जैसे मान लीजिए पेशेंट अपेंडिक्स का है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कोई पेशेंट अपेंडिक्स का है जिसकी पर्टिकुलर साइट ये वाली है. ठीक है, यहाँ पर आपको इंसिजन लगाना है. तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले 7.5% जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्क्रब, उससे पूरे एरिया को हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे. ठीक है, अच्छा मार्जिन लेकर के हम पूरे एरिया को क्या कर दिया, हमने क्लीन कर दिया. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5% बिटाडीन सॉल्यूशन के साथ उसको वापस इसके बाद, ठीक है, पहले इससे करेंगे, स्क्रब से करेंगे 7.5 स्ट्रेंथ वाले से. जो क्या कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है, वो कॉम्बिनेशन है शॉप और बिटाडीन का. उसके बाद हम क्लीन करेंगे प्लेन बिटाडीन, जिसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, 5% स्ट्रेंथ के साथ जो बिटाडीन होगी उससे हम उसके बाद हम दोबारा से उस साइड को क्लीन करेंगे. उसके बाद हम उसकी पर्टिकुलर ड्रेप्स डालते हैं. ठीक है, ड्रेप्स का मतलब उसके चारों तरफ स्टेराइल एरिया क्रिएट करते हैं, अपने स्टेराइल फील्ड क्रिएट किया जाता है. उसके बाद सर्जरी शुरू होती है. ठीक है, मान लीजिए किसी भी सर्जन ने या किसी भी सर्जरी से पहले किसी भी सर्जन ने उस स्किन को अच्छे से क्लीन नहीं किया, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं. और दूसरा यहाँ पे एक रीज़न दिया गया है, बहुत ही अच्छा रीज़न दिया गया है, वो देखिए, ए क्लाइंट एग्जिस्टिंग कंडीशन लाइक डायबिटीज मेलाइटस और इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट. इसमें आप देखिएगा, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस और इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में क्या होता है, नॉर्मली डायबिटीज मेलाइटस के अंदर क्या होता है, वुंड हीलिंग है वो पुअर होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है वो काफ़ी
ज़्यादा होता है, जिस वजह से जल्दी से कोई भी जो भी बैक्टीरिया इन्वेड होता है, पहुंचता है, वो वहाँ पे क्या कर देता है, इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी पहले से लो है, तो वो पहले से बहुत ज़्यादा, जिनकी इम्यूनिटी पहले से लो है, ठीक है, उनको बोलते हैं इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। तो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट की इम्यूनिटी लो है, तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोन हो रखी है, कोई भी इन्फेक्शन इजीली उसको लग सकता है, कोई भी इन्फेक्शन उसको इजीली हो सकता है कि पेशेंट के जो नॉर्मल फ्लोराज होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स के अंदर नॉर्मल फ्लोराज होते हैं, वही अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन का मतलब है कि जब तक बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी थी, ठीक है, अच्छी स्ट्रेंथ थी, तब तक वो बॉडी के फेवर में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई, उन नॉर्मल फ्लोराज ने क्या किया, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर दिया, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये सारे रीजन होते हैं। फर्स्ट में देखा था हमने कि इन्फेक्शन में भी कॉज बाय द पुअर एसेप्टिक टेक्निक। अगर आप एसेप्टिक टेक्निक्स यूज नहीं कर रहे हो ड्यूरिंग सर्जरी, उस कंडीशन के अंदर वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन है कंटामिनेटेड बिफोर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन। सर्जरी से पहले आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया और वहाँ पे जो कंटामिनेटेड स्किन थी उसी पे आपने इंसिजन करके सर्जरी की। नेक्स्ट वन है क्लाइंट एग्जिस्टिंग कंडीशन लाइक डायबिटीज मेलाइटस और इम्यून कॉम्प्रोमाइज। इसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वुंड इन्फेक्शन यूजुअली अकर 3 to 6 डे आफ्टर द सर्जरी। 3 से 6 दिन बाद, सर्जरी के 3 से 6 दिन बाद वुंड इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 3 से 6 दिन के बाद। नेक्स्ट है प्लूरेंट मटेरियल और डिस्चार्ज में प्रेजेंट एट द एज ऑफ द वुंड और इनटू द ड्रेन। ठीक है, प्लूरेंट का मतलब है पस, यहाँ पे प्लूरेंट का मतलब है पस, एक्सुडेट। ठीक है, तो प्लूरेंट डिस्चार्ज, पस का डिस्चार्ज हो सकता है। ठीक है, प्लूरेंट डिस्चार्ज मतलब पस के जैसा कोई डिस्चार्ज हो सकता है। वो डिस्चार्ज हो सकता है वुंड के एज से हो, ठीक है, या तो वुंड के एज से हो सकता है, या आपने जो ड्रेन कनेक्ट किया था ड्यूरिंग द सर्जरी, ताकि जो कलेक्टेड ब्लड है वो इजीली बाहर आ जाए बॉडी के। ठीक है, वो अंदर क्लोट ना बनाए, वो अंदर इन्फेक्शन ना करे। अंदर रहेगा तो वो कंटिन्यूसली वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो क्या होगा, आपने ड्रेन डाला था सर्जरी के अंदर, ठीक है, वुंड के अंदर, और वो ड्रेन अगर, उस ड्रेन के अंदर अगर प्लूरेंट डिस्चार्ज आ रहा है, इसका मतलब है कि पेशेंट को सर्जिकल साइट पे या वुंड पे क्या हो गया है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे असेसमेंट की वुंड इन्फेक्शन का असेसमेंट कैसे करना है। देखिए वन बाय वन हम देखते हैं। फीवर एंड चिल्स देखने के लिए मिल सकती है पेशेंट के अंदर। ठीक है, वुंड इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होंगी, और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के रेस्पॉन्स में क्या आएगा, फीवर और चिल्स होने के चांसेस है। नेक्स्ट वन है वार्म। ठीक है, वार्म, टेंडरनेस, पेनफुल और इन्फ्लामेशन ऑफ इंसिजन साइड। तो वार्म इसलिए होगा, जो इंसिजन है उसके चारों तरफ वार्मथ फील होगी। जब भी आप पाल्पेट करेंगे तो आपको वहाँ पे गर्म लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बॉडी का इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो चुका है, और वहाँ की क्या हो चुकी है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुकी है, ताकि जो इन्फेक्शन हो उसको बॉडी क्या करे, ट्रीट कर पाए। तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे वार्मथ होगी। टेंडरनेस का मतलब है स्वेलिंग रहेगी। पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है तो पेशेंट के अंदर जो भी पर्टिकुलर साइट थी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, इंसिजन के ऊपर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, जो वुंड के जो एज थे उनके अंदर स्वेलिंग आ रखी है, ओडिमा हो रखा है। जैसे ही आप टच करोगे तो वहाँ पेशेंट को काफ़ी पेन होगा। साथ के साथ आप जैसे ही नर्स है वो पाल्पेट करेगी तो उसे क्या मिलेगा, काफ़ी टेंडरनेस, काफ़ी टाइटनेस फील होगी वहाँ पे। नेक्स्ट वन है पेनफुल। आप जैसे ही टच करोगे, टच करते ही पेशेंट है वो खुद ही बोल देगा कि मेरे को दर्द हो रहा है। नेक्स्ट वन है इन्फ्लामेशन ऑफ द इंसिजन साइट। जो साइज है, जो इंसिजन है, इंसिजन साइट, उसका क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती है जब वुंड इन्फेक्शन होगा। नेक्स्ट वन है एडिमिएटस स्किन एट द इंसिजन एंड टाइट स्किन सुचर। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया कि जब स्किन है, जो वुंड एज थे, मान लीजिए ये वाले जो दोनों वुंड एज हैं, इनको आप इनमें क्या होगा, एडिमा हो गया। एडिमा होने की वजह से क्या होगा, ये फूल जाएंगे। ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग होने की वजह से क्या होगा, इनके अंदर जो सूचर आपने लगा रखे थे वो और भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सूचर लगाते हैं तो स्किन को अप्रोक्सीमेट करते हैं, ताकि आसपास, मतलब आपस में लाके चिपका देते हैं थोड़ा सा, ताकि वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट या ऊपर नीचे, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, स्किन को अप्रोक्सीमेट करते हैं। लेकिन एडिमा होने की वजह से, स्वेलिंग होने की वजह से क्या हो गया, उनके अंदर एडिमा हुआ तो वो क्या पे फूल गए। फूलने की वजह से वो वहाँ पे उनमें क्या हुआ, एडिमा हुआ। एडिमा होने से क्या वजह से सूचर आपने लगाए थे वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए। तो ये सारी चीज़ें असेसमेंट के दौरान हमें वुंड इन्फेक्शन में देखने को मिल सकती है। सॉरी। नेक्स्ट वन है इंक्रीज WBC काउंट। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को
इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, WBC काउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा हुआ मिलेगा। तो पेशेंट की WBC काउंट है, अगर आप CBC कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, WBC इंक्रीज हमें मिलेगी। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन। मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर अब हमें असेसमेंट कर लिया, फीवर, चिल्स है, इन्फ्लेमेशन है, पेन है, सर्जिकल साइट से प्रूलेंट डिस्चार्ज भी हो रहा है, सब कुछ हमें मिल गया। अब हमें इंटरवेंशंस क्या करने, आइए वन बाय वन हम इंटरवेंशंस को देखते हैं। फर्स्ट वन है मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की वजह से क्या होगा, बुखार रहेगा, फीवर रहेगा, चिल्स रहेगा, तो हमें क्या करना है, पेशेंट की टेम्परेचर को मॉनिटर करना है। कि मॉनिटर करके हमें ये करना है, ये डाटा रिकॉर्ड करने हैं, हमें ये रिकॉर्डिंग रखनी है, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड रखने हैं कि पेशेंट को हाइपरथर्मिया, हाइपरपायरेक्सिया ना हो, और पेशेंट को हाइपरपायरेक्सिया की वजह से कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ठीक है, हो सकता है पेशेंट को कन्वर्जेंस आ सकते हैं एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से, तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट वन है मॉनिटर द इंसिडेंट साइट फॉर अप्रोक्सीमेशन ऑफ सुचर लाइन, एडिमा, ब्लीडिंग, साइन ऑफ इन्फेक्शन। ये सारे साइन है, एडिमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ से इंसिडेंट साइट से इन्फेक्शन के साइन हमें देखने को मिल सकते हैं, पेन, टेंडरनेस है, सुचर की जो टाइटनेस है, ठीक है, स्वेलिंग मिलेगी, एडिमेटिस स्किन एज मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, मॉनिटर करनी है। नेक्स्ट वन है इन्फेक्शन की डिनोट, इन्फेक्शन का पता कैसे लगेगा, देखिए पहला R, रेडनेस, जो भी स्किन के आसपास का जो इंसिडेंट साइट होगी वो क्या होगी, रेड होगी मिलेगी। नेक्स्ट वन एडिमा, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्किन इंसिडेंट साइट के ऊपर क्या मिलेगा, हमें एडिमा देखने को मिलेगा। जो दोनों तरफ के जो स्किन के एज है उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन है अकाइमोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन है ड्रेनेज, वहाँ से प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ए अप्रोक्सीमेशन ऑफ वुल्ड एज, तो ये आपके लिए रीडा, REREEDA, रीडा करके क्या हुआ है, एक एब्रीवेशन या फिर एक मैनोमिक तैयार किया है। ठीक है, जिसको आप याद करके ये जो वुंड इन्फेक्शन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से याद रख सकते हो। आई होप ये आपके रिमेंबर रखने में हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वन है नोटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ द साइन ऑफ वुंड इन्फेक्शन इज, अगर जो रीडा हमने पढ़ा है वो क्या है, साइन ऑफ वुंड इन्फेक्शन है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वहाँ पर रेडनेस है, काइमोसिस है, एडिमा, अगर आपको कुछ भी मिला है रीडा के अंदर से, तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली सर्जन को इन्फॉर्म करना है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर असाइन है उसको हमें इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट वन है मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द ड्रेन एंड असिस्ट द ड्रेन अमाउंट, कलर एंड कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो ड्रेन है उसकी पेटेंसी को मेंटेन रखना है। पेटेंसी को मेंटेन रखने का मतलब है जो ड्रेन है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्रेन के अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा, जो सर्जिकल साइट है वहाँ पर जो अक्यूमुलेशन हो रहा है, जो प्लूरेट डिस्चार्ज हो रहा है वो सर्जिकल साइट पे रहेगा और सराउंडिंग टिश्यूज को भी इन्फेक्ट करने के वहाँ पे क्या हो जाएंगे, उसके चांसेज हो जाएंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, वुंड जो ड्रेनेज है, वुंड ड्रेनेज है, उस ड्रेनेज अपन ने बाहर से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, जो प्रीवियस साइट में आप स्लाइड में आपने देखा था, जो ड्रेनेज दिखाया था, रोमोवेक ड्रेन मैंने बताया था। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, पेटेंट रखना है, ताकि जो कलेक्शन हो रहा है वुंड साइट पे, जो भी कलेक्शन हो रहा है वो इजीली ड्रेन हो सके। साथ ही साथ ड्रेन के अंदर हमें देखना है कितना अमाउंट आ रहा है। ठीक है, जो भी प्लूरेंट डिस्चार्ज हो रहा है उसका कितना अमाउंट आ रहा है, उसका कलर कैसा है और उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट वन है पेशेंट के रिकॉर्ड में वो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट वन है चेंज द ड्रेसिंग विथ एसेप्टिक टेक्निक। जब भी आप पेशेंट की ड्रेसिंग करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक्स का क्या करना है, यूज़ करना है। हमें एसेप्टिक टेक्निक्स का क्या करना है, यूज़ करना है। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज पर डॉक्टर ऑर्डर। अब इन्फेक्शन हुआ है तो डेफिनेटली जब भी आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई किया, वो आकर के एग्जामिन करेंगे, देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो पर्टिकुलर जो भी सुटेबल एंटीबायोटिक होगी पेशेंट के लिए उसको हमें एडमिनिस्टर करने के लिए ऑर्डर देंगे। तो हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक एज पर डॉक्टर ऑर्डर। डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक से उसको एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट वुंड डिसेंशन एंड एविसिएशन, सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, जो बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, एम्स नॉर्सेट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार इस पर कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। देखिए देखते हैं वुंड डिसेंशन और एविसिएशन क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट वन है, स्टार्ट करते हैं। वुंड डिसेंशन क्या है, इट इज़ द सेपरेशन ऑफ द वुंड एज एट दिस सुचर लाइन। वुंड डिसेंशन का मतलब है कि जो सुचर लाइन, जो आपने सुचर टाँके लगा करके आपने जो स्किन के एज को आपस में जोड़ा था, वो
वापस से सेपरेट हो जाते हैं, चाहे आपके टाँके खुले होंगे, किसी भी वजह से वो टूट चुके होंगे या वो लूज हो चुके होंगे, उसे बोलते हैं वुंड डिसेंशन। ठीक है, तो देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं जो स्किन के ऊपर जो स्टिच लगे हुए थे वो क्या हो गए, खुल गए। ठीक है, कोई भी प्रेशर की वजह से, कोई भी इटियोलॉजी हो सकती है। ठीक है, और उस वजह से खुलने की वजह से क्या हो गए, जो स्किन की जो एज थे, ठीक है, वो एज क्या हो गई, एक दूसरे के साथ क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वुंड डिसेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है, वुंड डिसेंशन इज यूजुअली अकर 6 to 8 डे आफ्टर द सर्जरी। ये जो वुंड डिसेंशन है वो सर्जरी के 6 से 8 दिन बाद हमें देखने को मिलता है, 6 से 8 दिन बाद। और जो इन्फेक्शन था वो 3 से 6 दिन के अंदर, और ये 6 से 8 दिन के बाद हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन है वुंड एविसिरेशन। वुंड एविसिरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, इट इज द प्रोट्रूजन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन थ्रू द इंसिजन। ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ द इंसिजन के थ्रू क्या हुआ है, यहाँ पर जो इंसिजन लाइन थी उसका सबसे पहले तो वुंड डिसेंशन हुआ। ठीक है, वुंड डिसेंशन का मतलब है तो टाँके खुले और जो दोनों स्किन एज थे वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए। उसके बाद क्या हुआ, जो पर्टिकुलर ऑर्गन था उसके नीचे, ठीक है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन बाहर आकर के प्रोट्रूड हो चुका है। ठीक है, उसे बोलते हैं वुंड एविसिरेशन। नेक्स्ट वन है, इट इज यूजुअली अकर 6 to 8 डे आफ्टर द सर्जरी। इट इज यूजुअली अकर 6 to 8 डे आफ्टर द सर्जरी। ये सर्जरी के 6 से 8 दिन के बाद हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है, यहाँ पर है थ्रू, THROUGH, ये स्पेलिंग है। ठीक है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एंड सॉरी फॉर दैट। तो जो वुंड एविसिरेशन है वो सर्जरी के 6 से 8 दिन के बाद हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है, एविसिरेशन इज द मोस्ट कॉमन इन पेशेंट विथ ओबेसिटी। एविसिरेशन है वो मोस्ट कॉमन किसके अंदर है, पेशेंट विथ ओबेसिटी। ओबेसिटी वाले पेशेंट्स के अंदर हमें देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो जब भी सुपाइन और स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे तो क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर उनका ज़्यादा होता है। अगर उनकी एब्डोमिनल की सर्जरी हो रखी है, एब्डोमिनल वॉल पे है, एब्डोमिनल की कोई सर्जरी हो रखी है तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे वुंड डिसेंशन और वुंड एविसिरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है, इन ए पेशेंट विथ पुअर वुंड हीलिंग। डायबिटीज मेलाइटिस के केस के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस केस के अंदर भी क्या होता है, पुअर वुंड हीलिंग होती है। तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें वुंड डिसेंशन और वुंड एविसिरेशन दोनों कंडीशंस हमें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट वन है, एविसिरेशन ऑफ वुंड इज एन इमरजेंसी कंडीशन दैट रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। जब भी सर्जरी के 6 से 8 दिन के बाद वुंड एविसिरेशन हो रहा है, स्किन के एज है वो दूर हो गए, डिसेंशन के साथ साथ क्या हुआ, जो पर्टिकुलर ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन जिस स्किन के नीचे जो अडेयर था, जो लोकेटेड था, जो भी पर्टिकुलर स्किन इंसिजन के अंडर जो ऑर्गन लोकेटेड था, वो क्या हुआ, प्रोट्रूड होकर के बाहर की तरफ आने लग गया। तो ये कंडीशन क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, और इस कंडीशन के अंदर इमीडिएट एक्शंस लिए जाते हैं सर्जन्स के द्वारा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वन है असेसमेंट ऑफ वुंड डिसेंशन। अब वुंड डिसेंशन का क्या असेसमेंट करना है, देखिए, इंक्रीज ड्रेनेज। मान लीजिए यहाँ से जब ये खुलेंगे, टाँके खुलेंगे तो क्या होगा, जो इसके नीचे जो ड्रेनेज कलेक्शन हो रखा है, चाहे वो ब्लड का होगा, चाहे वो फ्लूरेंट डिस्चार्ज का होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। पहले वो बहुत मुश्किल से आ पा रहा था, लेकिन जैसे ही टाँके खुले तो उसको अच्छा सा स्पेस मिल गया। अच्छा स्पेस मिलने की वजह से क्या हुआ, वो बाहर जल्दी आ गया। नेक्स्ट वन है ओपन वुंड एज। जैसे ही आप ड्रेसिंग खोल के देखोगे तो आपको ऐसा एरिया देखने को मिलेगा, टाँके लगे हुए कुछ, और कुछ जगह के आपके टाँके खुले हुए आपको दिखाई देंगे, तो ओपन वुंड एज। नेक्स्ट वन है अंडरलाइंग टिश्यूज आर विजिबल थ्रू द वुंड। ठीक है, जैसे ही आप ड्रेसिंग को हटाओगे और ये स्किन एज है वो सेपरेट हुए हुए दिखेंगे आपको। तो आप जैसे ही सेपरेट हुए दिखेंगे तो स्किन के बीच में जो नीचे जो एरिया है, या जो भी अंडरलाइंग टिश्यू है, जो भी मेम्ब्रेन है, जो भी ऑर्गन है, वो आपको क्या होगा, विजिबल होगा। नेक्स्ट वन है असेसमेंट ऑफ वुंड एविसिरेशन। वुंड एविसिरेशन के अंदर देखिए, डिस्चार्ज ऑफ सीरोसेंसोग्यूनियल फ्लूइड फ्रॉम ए प्रीवियसली ड्राई वुंड। ठीक है, इसमें क्या होगा, वुंड एविसिरेशन के अंदर क्या होगा, जैसे ही स्किन एज खुलेंगे वुंड डिसेंशन होगा और कोई भी ऑर्गन प्रोट्रूड होकर बाहर आएगा, उस कंडीशन को हमने क्या कहा है, वुंड एविसिरेशन का है। ठीक है, अब उस वुंड एविसिरेशन की कंडीशन के अंदर क्या होगा, वहाँ से सीरोसेंसोग्यूनियस मतलब ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सीरोसेंसोग्यूनियस का मतलब है ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो जिससे
जो पहले ऐसा वुंड था वहाँ पे जो पहले जो ड्राई वुंड था वहाँ से सीरोसेंसेगोनियस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वन है द अपीयरेंस ऑफ द लूप ऑफ बावल और अदर एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू द वुंड। जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन हम स्किन के नीचे जो भी एविसिएशन था उसके नीचे होगा, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि वो बाहर से आकर के हमें दिखाई देगा। ड्रेसिंग को हटाते ही वो ऑर्गन हमें क्या होगा, बाहर विजिबल होगा। नेक्स्ट वन है पेशेंट रिपोर्ट फीलिंग ऑफ पॉपिंग सेंसेशन। पॉपिंग सेंसेशन का मतलब है कि ऐसा पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कुछ निकल रहा है बाहर, ठीक है। फीलिंग ऑफ पॉपिंग सेंसेशन आफ्टर कपिंग एंड टर्निंग। पेशेंट जैसे कपिंग और टर्न करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा या कपिंग करेगा, उस कंडीशन के दौरान पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कुछ निकल रहा है बाहर, ठीक है, वुंड एज से कुछ बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं पॉपिंग सेंसेशन। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन। वुंड डिसेंशन और वुंड एविसिएशन के अंदर हमें क्या इंटरवेंशन करने, देखिए इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक लाइन तो ऐसी बताऊंगा इसमें जिससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली एग्जामिनर अवॉइड भी नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन वहां से आते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन देखिए, कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली नोटिफाई द सर्जन। हेल्प के लिए बोलना है, कॉल फॉर हेल्प, और इमीडिएटली हमें क्या करना है, सर्जन को नोटिफाई कर देना है। नेक्स्ट वन है स्टे विद द पेशेंट। हमेशा इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन हमेशा नर्स को पेशेंट के पास रहना है, ठीक है, पेशेंट को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन पेशेंट काफ़ी एंजियस होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को पहले से एंजियस रखते हैं। पेशेंट एंजियस ही होता है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, जैसे एडमिट होता है वहाँ से उसकी एंजाइटी शुरू होती है, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता तब तक उसकी एंजाइटी दूर नहीं होती है। हम कोशिश करते हैं हर फेज के अंदर, हर इंटरवेंशन के दौरान कि हम पेशेंट की एंजाइटी को दूर कर सकें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट के पास रहना है इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। नेक्स्ट वन है वाइल वेटिंग फॉर सप्लाईज टू अराइव। हमने हेल्प के लिए बुलाया, तो जब तक कोई आ रहा है तब तक हमें क्या करना है, प्लेस द पेशेंट इन ए लो फाउलर्स पोजीशन विद द नी बेंट। नी को क्या कर देना है, बेंट कर देना। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं बताता हूँ, हमें पेशेंट को, मान लीजिए ये कोई पेशेंट है, हमें पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन दे दिए, फाउलर्स पोजीशन देनी है, साथ के साथ हमें क्या करना है, पेशेंट के जो नीज है, जो लेग्स है, उनको हमें बेंट कर देना है। बेंट करने से क्या होगा, एब्डोमेन है, जो पेशेंट का एब्डोमेन है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर जो स्ट्रेनिंग है वो कम होगी, जिसकी वजह से ऑर्गन्स है वो एक बाहर पॉपिंग होकर के नहीं आएंगे। आई होप आपको इस इमेज से कुछ समझ में आ रहा हो। डायग्राम इतना अच्छा तो नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट वन है कवर द वुंड विथ ए स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन ड्रेसिंग, कीप द ड्रेसिंग मॉइस्ट। हमें क्या करना है, मान लीजिए वुंड डिसेंशन हो गया, ऑर्गन बाहर आ गया, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, एक गोज पीस लेना है या एक मॉप, ठीक है, मतलब गोज पीस ज़्यादा है, ठीक है, गोज पीस लेना है। गोज पीस को हमें क्या करना है, नॉर्मल सेलाइन से वेट करना है, गीला करना है, और उसके बाद उसको जो वुंड एविसिएशन हुआ है उसके ऊपर उसको रख देना है, ताकि जो ऑर्गन है, पर्टिकुलर ऑर्गन जो बाहर निकल आया है, पॉपिंग करके बाहर निकल आया है वुंड साइड से, इंसिडेंट साइड से, ठीक है, वो क्या ना हो, ड्राई ना हो, तो उसकी जो स्किन है वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी, इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। तो जब भी वुंड एविसिएशन की कंडीशन आती है तो हमें क्या करना है, स्टेराइल गोज लेके मॉइस्ट ड्रेसिंग करनी है, ठीक है, और ड्रेसिंग को गीला रखना है, सूखने नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लाइन से, इस पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब कोई वुंड एविसिएशन हो गया तो उस कंडीशन के अंदर एक नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, नर्स को उस जो एविसिएशन के दौरान जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन एविसिएट होकर के बाहर आया है, उस नर्स को क्या करना है कि स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन ड्रेसिंग उसके ऊपर लगा देनी है, और ड्रेसिंग को क्या रखना है, गीला रखना है। नेक्स्ट वन है टेक द वाइटल साइन एंड मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली फॉर साइन ऑफ चोक। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइंस है उनको हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है, कंटिन्यूसली वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर मॉनिटर करना है कि शॉक के साइन तो डेवलप नहीं हो रहे, टेकीकार्डिया, टेकीपीनिया, हाइपोटेंशन, ठीक है, कूल एंड क्लैमी स्किन, ये चीज़ें तो हमें देखने को नहीं मिल रही, ठीक है, ये सारे किस चीज़ के साइन थे, शॉक के साइन थे। नेक्स्ट वन है प्रिपेयर द पेशेंट फॉर सर्जरी एज पर नीडेड। वुंड एविसिएशन हो गया तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अब सर्जरी करनी पड़ेगी, टाँके खुल चुके, एविसिएट हुआ है चाहे वो डिसेंशन हुआ है, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा, तो पेशेंट को हमें क्या करना है, सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन है
डॉक्यूमेंट द अकरेंस, डॉक्यूमेंट द अकरेंस, जो कुछ भी ये हुआ है उसको हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, वुंड एविशरेशन और वुंड डिसेंशन, उसके बाद हमने क्या किया, किसको हेल्प के लिए बुलाया, कौन कब आया, ये सारी जो भी इवेंट हुआ है, इस इवेंट को हमें क्या करना है, पेशेंट रिकॉर्ड्स के अंदर हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट वन है नोट, एडमिनिस्टर द एंटीइमेटिक्स एज प्रेस्क्राइब टू प्रिवेंट वोमिटिंग एंड फर्दर स्ट्रेन ऑन द एब्डोमिनल इंसिजन, एब्डोमन इंसिजन के ऊपर हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर द एंटीइमेटिक्स। अगर डॉक्टर ने एडवाइस कर रखा है कि पेशेंट को एंटीइमेटिक्स एडमिनिस्टर करनी है, तो हमें क्या करनी है, पेशेंट को एंटीइमेटिक्स एडमिनिस्टर करनी है। अब जिस पेशेंट की एब्डोमिनल सर्जरी है उसको एंटीइमेटिक्स क्यों देंगे, वो इसलिए देंगे ताकि पेशेंट को वोमिटिंग ना हो। अगर पेशेंट को वोमिटिंग होगी तो पेशेंट वोमिटिंग करेगा तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो क्या होगा, बढ़ेगा। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपका वुंड डिसेंशन और वुंड एविशरेशन के चांसेज वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो उन चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना है, पेशेंट को पहले ही हमें क्या करना है, एंटीइमेटिक्स, जो वोमिटिंग को कंट्रोल करने वाली ड्रग्स होती है उनको बोलते हैं एंटीइमेटिक्स। ठीक है, वो मेडिसिन हमें क्या करनी है, पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करनी है ताकि पेशेंट को वोमिटिंग होने के चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाए और वुंड एविशरेशन और डिसेंशन के चांसेस ना हो। नेक्स्ट वन है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू स्प्लिंट द एब्डोमेन इंसिजन व्हेन कफिंग। ये हमने पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग की प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर ही पढ़ लिया था कि स्किन जो इंसिजन है उसको कैसे स्प्लिंट करना है ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग के दौरान हमें कैसे वुंड को क्या करना है, स्प्लिंट करना है। ये हम पेशेंट को प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर ही हम एजुकेट कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को दोबारा से इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको वुंड या जो वुंड है, सर्जिकल वुंड है, उसको कैसे स्प्लिंट करना है, कैसे सपोर्ट करना है ड्यूरिंग कपिंग और डीप ब्रीथिंग और ड्यूरिंग स्नीजिंग। नेक्स्ट वन है जनरल क्राइटेरिया फॉर पेशेंट फॉर डिस्चार्ज, कि पेशेंट को डिस्चार्ज कब करना है। पेशेंट को मतलब हमारे नर्सिंग प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो पेशेंट कब डिस्चार्ज होना चाहिए। देखिए फर्स्ट वन क्राइटेरिया, पेशेंट इज अलर्ट एंड ओरिएंटेड। सर्जरी के बाद पेशेंट है वो अलर्ट है और क्या है, पेशेंट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट वन है पेशेंट हैज वॉइड, पेशेंट ने यूरिन पास आउट कर लिया, ये भी एक क्राइटेरिया रहेगा। पेशेंट हैज नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट के अंदर कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो, तब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे। नेक्स्ट वन है पेशेंट हैज एबल टू एम्बुलेट एंड स्वेलो एंड कपिंग, पेशेंट चलने फिरने में पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है, साथ के साथ पेशेंट स्वेलो निगल सकता है अच्छे से और कफिंग कर सकता है अच्छे से। निगल सकता है इसका मतलब है कि पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स आ चुका है, एनेस्थीसिया मेडिकेशन का क्या हो चुका है, इफेक्ट दूर हो चुका है। ठीक है, अब पेशेंट के एस्पिरेशन के रिस्क है वो बहुत ही मिनिमम है। इस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है पेशेंट हैज़ मिनिमल पेन, कि पेशेंट का पेन है वो बहुत कम है। अब पेशेंट का पेन है वो बहुत कम है क्योंकि इंसिजन है, जो वुंड है उसको हील होने में कुछ टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हील होता जाएगा पेशेंट का पेन है वो दूर भी होता जाएगा। नेक्स्ट वन है पेशेंट हैज़ नो वोमिटिंग, और पेशेंट को वोमिटिंग भी नहीं है। ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले हमें चेक करने हैं। पेरी ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग और पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग में इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास और मेरी प्रीवियस क्लासेस जो कि किस पे थी, जिनका टॉपिक रहा है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग पे, आज की क्लास थी हमारी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस पे। ये सारी क्लासें आपको आई होप समझ में आई हो। मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आई होप कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपकी प्रिपरेशन में आपकी क्या हेल्प कर रहे हो। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।